Good morning, students. Today we will start a new chapter, digestive system. आज का हमारा जो चैप्टर है वो है पाचन तंत्र। मनुष्य जो है उसको जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा उसे कहाँ से मिलती है? भोजन से। हम जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाकर पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ से होता हुआ वो जो छोटी आंत में जब पहुँचता है तो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है और उसके जो छोटे छोटे कण बन जाते हैं उसमें उसको शुद्धांत्र की जो आंतरिक दीवार होती है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। अब रक्त के द्वारा ये पोषक तत्व पूरे शरीर में पहुंचाए जाते हैं, यानी कि द फॉर्म ऑफ फूड, जो हम फूड खाते हैं, जो भोजन करते हैं वो सॉलिड रूप में होता है, लेकिन जैसे ही हम मुंह में डालते हैं उसका जो रूप है वो थोड़ा थोड़ा अर्ध तरल होते हुए धीरे धीरे तरल हो जाता है और उसके बाद वो छोटे छोटे इतने छोटे कण में बदल जाती है कि वो उसको रक्त अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और रक्त उसको शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यानी कि हमें उन पोषक तत्वों से एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि होती है और हम कार्य कर पाते हैं। That means food is very important for our life. भोजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अब ये भोजन जो है इसका जो रूप परिवर्तित होता है वो किसके द्वारा होता है? पाचन तंत्र के द्वारा। पाचन तंत्र जो होता है एक बहुत लंबा सिस्टम हम कह सकते हैं, जो कि हमारा, आप देखिए यहाँ मुख गुहा से शुरू होता है, यानी कि आपकी माउथ कैविटी से स्टार्ट होता है। आप भोजन मुंह के अंदर लेते हो, फिर वो पास होता हुआ आपके स्टमक में जाता है, दैट मीन्स अमाशय में, फिर वहां से छोटी आंत शुद्धांत्र में, फिर बड़ी आंत, और जो मतलब जो वेस्ट जिसकी हमें जरूरत नहीं होती वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, बहुत लंबी होती है, करीब 30 फीट होती है। और जो अंदर की तरफ आप देखेंगे जहाँ पे शुद्धांत्र वगैरह है वहां पे ये सांप की केंडुली की तरह, जैसे सांप बैठता है ना वैसे लिपटी हुई रहती है। दैट मीन्स इसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये यहाँ पर इतनी लिपटी हुई रहती है, ये उदर प्रांत में होते हैं ये वाले अंग, और हमें ऐसे लंबी प्रतीत नहीं होती। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि पाचन तंत्र में हमारे दो मुख्य तरह के अंग होते हैं। एक तो जो हमारे पाचन अंग हो गए और एक हो गए सहायक अंग, जो कि हमारे डाइजेशन कंप्लीट होने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब पाचन अंगों में आप इसको हम सिस्टमैटिक वे में देखें तो टॉप में आता है हमारा मुख गुहा, दैट इज योर माउथ कैविटी। मुख गुहा जो होता है हमारा माउथ होता है, इसमें हम कहेंगे कि जो मेन ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो है जीभ, ठीक है, टंग जो होती है। इसके अलावा मुंह में आपने देखा होगा दांत होते हैं जो कि भोजन को चबाते हैं। इसके अलावा हमारे लार ग्रंथियां होती हैं, दैट इज स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो ये तीनों जो ऑर्गन्स होते हैं ये हमारे मुख गुहा में होते हैं। उसके बाद भोजन को हम निगलते हैं तो ग्रसनी से निकलते हैं। ग्रसनी इज फेरिंग्स, एक रास्ता होता है, इसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ग्रसनी से होता हुआ जो भोजन है वो ग्रास नली में जाता है, दैट इज ईसोफेगस। एक ग्रास नली एक रास्ता है जो कि भोजन को ग्रसनी से अमाशय की ओर धकेलती है। ठीक है, अब जब अमाशय वाला ऑर्गन आता है यानी पेट आता है तो अपने जो उदर प्रांत है वो शुरू हो जाता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि दो प्रांत होते हैं, वक्ष प्रांत और उदर प्रांत। तो अब अमाशय और जो बाकी के सारे ऑर्गन्स है वो हमारे एब्डोमेन कैविटी में होते हैं। ठीक है, तो ग्रास नली से भोजन आया अमाशय में, अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है, फिर वहां से वो छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत जिसे कि हम कहते हैं शुद्धांत्र यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है वो अर्धचंद्राकार सा होता है और उसको हम कहते हैं ड्यूोडेनम यानी कि पक्वाशय। यहाँ पे भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। और उसके बाद आता है जेजुनम एंड इलियम, जो कि हमने पहले डिस्कस किया, पतली गेंडुली सांप की तरह ये पतली सी नली होती है जो ऊपर लिपटी हुई रहती है। उसके बाद बड़ी आंत शुरू हो जाती है, दैट इज वृद्धांत्र, लार्ज इंटेस्टाइन। और वो आप देखेंगे वो 3 दिशाओं में जाती है, पहले ऊपर की ओर, फिर ट्रांसवर्स और फिर नीचे की ओर, और लास्ट में यहाँ पे मलाशय आता है और उसके बाद मल द्वार से मल जो है बाहर निकल जाता है। तो ये तो हमारे सारे पाचक अंग हो गए। कौन कौन से हो गए? मुख गुहा, मुख गुहा के अंदर हम पढ़ेंगे दांत, जीभ और लार ग्रंथियां, फिर ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर शुद्धांत्र और वृद्धांत्र। तो ये तो मेन ऑर्गन्स हो गए। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि कुछ
अंग जो होते हैं, सहायक अंग होते हैं, जिनके बिना डाइजेशन पूरा नहीं होता। अब वो सहायक अंग कौन कौन से होते हैं? मेन तो ग्रंथियों के रूप में हम कह सकते हैं तो लार ग्रंथियां तो हमने मुंह में पढ़ ही ली है। उसके अलावा यकृत, यकृत दैट इज लिवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जिसमें पित्त रस बनता है और जो भोजन को पूरी तरह से डाइजेस्ट करती है, यानी कि जो भोजन का वसा वाला रूप होता है उसको पित्त रस डाइजेस्ट करता है, बाइल जूस। इसके अलावा अग्न्याशय होता है, अग्न्याशय इस पैनक्रियास। पैनक्रियास एक ऐसी ग्रंथि है जिसे हम याद रखना है कि जो दो प्रकार के रस बनाती है। एक तो इसका नलिका से आता है जो अग्न्याशयिक रस जो कि भोजन को डाइजेस्ट करता है, और एक ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी आती है क्योंकि इसका एक रस नली के द्वारा न निकलकर डायरेक्ट रक्त में मिल जाता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। तो ये अग्न्याशय जो होता है, ये ग्रंथि जो है दो प्रकार के रस बनाती है। तो इसमें जो रस आ रहा है वो नलिका से आ रहा है और वो भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा पित्ताशय। पित्ताशय इज गॉल ब्लैडर। ये यकृत के नीचे एक छोटी सी थैली होती है जिसमें कि पित्तरस संग्रह होता रहता है। जो कि यकृत में पित्तरस बनता है वो स्टोर होता है, और जब हमारा भोजन छोटी आंत में आता है और छोटी आंत में जैसे ही पता चलता है भोजन आ गया है तो हमारे यकृत से और पित्ताशय से पित्तरस आता है, अग्न्याशय से अग्न्याशयिक रस आता है, और ये सब मिलकर के भोजन को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे सहायक अंग हो गए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हमारे मुख्य पाचन अंग हैं जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि मेन कौन कौन से अंग हैं। तो अब अभी हम सबसे पहले मुख गुहा का डिस्कस करेंगे। मुख गुहा में मैंने बताया कि 3 प्रकार के मेन अंग होते हैं। सबसे पहले हम जीभ ले लेते हैं। जीभ जो होती है, आपने देखा है कि जीभ के ऊपर छोटे छोटे अंकुर से होते हैं, पेप्लेई टाइप होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि हमारे स्वाद होते हैं। इट्स अ सेंस ऑर्गन। जीभ का हमें मालूम है कि 5 सेंस ऑर्गन्स में एक हमारा जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो सेंस ऑर्गन है। तो जीभ से हमें स्वाद का अनुभव होता है। स्वाद अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको मालूम है कि कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, तीखा भी होता है ना। तो इस तरह अलग अलग टेस्ट होते हैं, और हमारे जीभ में जो अंकुर होते हैं वो हमें अलग अलग टेस्ट बताते हैं। बिल्कुल पीछे की तरह हमें कड़वा का अनुभव होता है, आगे बिल्कुल टंग में हमें मीठा होता है, साइड में खट्टा होता है। तो इस तरह से अलग अलग जो टेस्ट है उनका अनुभव हमें इन अंकुर की वजह से होता है। और जीभ के और भी कार्य होते हैं। जीभ जो है हमें हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें स्पर्श का भी ज्ञान होता है, यानी कि आपको कोई चीज़ ठंडी है, गर्म है, इस तरह से हम उसको अनुभव कर सकते हैं। देन जीभ से उच्चारण होता है, आप बोल सकते हैं, बोलने का कार्य जीभ की वजह से होता है। एंड एक और कार्य है कि जीभ हमें निगलने में सहायता करती है। जो हम भोजन खाते हैं, भोजन को ये दांतों की तरफ पहुंचाती है, मतलब भोजन के प्रक्रिया में बहुत हेल्प करती है, दांतों तक भोजन पहुंचाती है। जब भोजन चब जाता है तो उसको अंदर की ओर धकेलती है। यानी कि जीभ का क्या कार्य हो गया? टेस्ट देना, देन स्पर्श देना, मतलब आपको एहसास होता है ठंडी चीज़ है, गर्म चीज़ है, क्या है। इसके अलावा आप उच्चारण कर सकते हो, बोल सकते हो, और भोजन को निगलने का क्रिया भी कर सकते हैं। तो ये तो जीभ हो गया, ठीक है। देन आता है हमारी लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ जो होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, क्या होता है, इनमें से लार रस बनता है। लार रस क्या होता है कि जैसे ही भोजन हम देखते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अब ये पानी क्या होता है? ये लार रस होता है। एंड ये लार रस हमारे भोजन को पचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लार रस कहाँ से आता है? हमारे मुंह के अंदर 3 जोड़े लार ग्रंथियां होती हैं, 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स। पहला होता है कर्णमूल। कर्णमूल ग्रंथि आपको दिखेगा यहाँ पे, जिसे हम पैराटिड ग्लैंड कहते हैं, जो कि हमारे कान की तरफ होती है। कान की तरफ होती है और अंदर, और उसमें से एक नली होती है जिसमें से रस निकलता है, लार रस निकलता है। और ये कर्णमूल ग्रंथि जो 3 प्रकार के जो लार ग्रंथि है उनमें सबसे बड़ी होती है। इसका करीब साइज 2 इंच होता है, ठीक है। देन सेकेंड है जिह्वादर, जिसे सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि जीभ की तरफ होती है। जीभ की तरफ होती है, वहां से एक नली से रस निकलता है। देन तीसरे प्रकार की होती है अधोहनु। अधोहनु जिसे कि हम सब मैक्सिलरी या सब मिनरल बोलते हैं, जो कि हमारे जबड़े वाली होती है। उदरभनो या अधोहनु बोल सकते हैं। आपको मैंने पहले जबड़े का नाम बताया था, उस पे ही आधारित ये ग्लैंड है। तो तीन लार ग्रंथियों, ठीक है। कौन कौन सी? कर्णमूल दैट इज पैराटिड, जीवादर दैट इज सबलिंगुअल, अधोअनु दैट इज सबमैक्सिलरी। अब इनका काम क्या है कि स्लाइवरी जो लार रस है उसको बनाना। लार रस जो होता है
ठीक है, लाल रस जो मुंह में आ रहा है भोजन को देख के पानी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाने में बहुत जरूरी है। इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इनटू और स्टार्च इनटू माल्टोस, यानी कि हमारा भोजन का पचना मुंह में ही शुरू हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि भोजन को अच्छी तरह से चबाओ, जितना चबाओगे उतना तुम्हारा लाल रस मिलेगा, उतना भोजन का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाएगा। आप ऐसे इसको जल्दी से निगल लोगे तो तुम्हारा भोजन डाइजेस्ट ही नहीं होएगा और तुम्हारे अमाशय को ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो कई बार पेट भी दुखता है। तो जितनी बार हम अच्छे से चबाएंगे उतना ही उसमें लाल रस मिलेगा, उतना ही भोजन का पाचन आसानी से होगा। तो इसमें एक टाइलिन एंजाइम होता है जो कि थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है और ये कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। सेकेंड चीज जो लाल रस जो होती है, इट्स सॉर्ट ऑफ एंटीसेप्टिक, ये एक एंटीसेप्टिक का कार्य करती है, जो थोड़े बहुत जो जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं उनको ये किल करती है। तीसरा इसका काम है हमारे मुंह को सूखने मत देना। एक रस निकलता रहता है, इसमें एक म्यूसिन नाम का चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है जो कि हमारे जीभ को गीला रखता है, हमारे अंदर मुंह गुहा को गीला रखता है और भोजन को गीला कर देता है, और हमें बोलने में भी आसानी रहती है और भोजन को निकलने के भी आसानी रहती है। दैट मीन्स इट कीप्स अ वाटर बैलेंस, हमारे मुंह का जल संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, और इसके अलावा क्योंकि मुंह गीला रहता है तो हमें बोलने में भी आसानी रहती है। तो ये मुख्य कार्य होते हैं टाइलिन एंजाइम के। तो टाइलिन एंजाइम जो होता है लाल रस में होता है, और लाल रस के हम ये कह सकते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइजेस्ट आवर फूड, इसलिए मुंह में जो भोजन है उसको जितना ज्यादा हो सके आप आराम से चबाइए। मुख गुहा का तीसरा अंग आता है दांत। ये दांत का आप चित्र देखिए, इस तरह से होता है, आपने दांत देखा होगा। इसके हम कह सकते हैं कि 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर का चौड़ा भाग जिसे कि हम शीर्ष कहेंगे, देन बीच का दंत ग्रीवा और नीचे का दंत मूल यानी कि रूट। इसका रूट हो गया, ये पीक हो गई और ये नेक हो गया। फिर इसके अंदर जो है वो सीमेंटेड पदार्थ होता है जिसे हम डेंटिन कहते हैं, और इसके अंदर एक दंत कोष्ठ होता है, और उसमें ये कह सकते हैं कि दंत मैरो जो होता है ना, जैसे बोन मैरो होता है वैसे टीथ मैरो भी होता है, और ऊपर इसकी एक एनिमल की परत होती है जिससे कि जो प्रोटेक्ट करती है दांत को, और दांत जो है व्हाइट भी दिखाई देते हैं इस एनिमल की परत की वजह से। ठीक है, तो ये तो दांत का एक संरचना हो गई, स्ट्रक्चर हो गया। अब दांत जो होते हैं हम ये कह सकते हैं कि 2 प्रकार के होते हैं। क्यों 2 प्रकार के होते हैं? देयर इज डिफरेंस बिटवीन, है ना। तो आपने सबने देखा होगा कि अस्थायी होते हैं और स्थायी होते हैं, यानी कि टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी दांत वो होते हैं जो बच्चों के होते हैं और जो गिर जाते हैं, और उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। परमानेंट टीथ जो होते हैं वो गिरते नहीं है। तो टोटल ह्यूमन बींग्स में जो दांत होते हैं वो होते हैं 32, 16 ऊपर के जबड़े में और 16 नीचे के जबड़े में। ये तो होते हैं स्थायी। और जो अस्थायी होते हैं दांत, जो कि टूटते हैं एक बार, वो होते हैं 20, 10 ऊपर और 10 नीचे। ठीक है, अब हम बताते हैं दांत कौन कौन से होते हैं। दांत जो होते हैं 4 प्रकार के। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रंट टीथ। फ्रंट टीथ जिसे कि हम कहते हैं इंसाइसर्स, जो कि आपके छेदक जिसे बोलते हैं। ये टोटल 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में जो फ्रंट टीथ होते हैं, और ये अस्थायी भी होते हैं और स्थायी भी होते हैं, गिरकर वापस आते हैं। इनका काम क्या होता है? आगे के दांतों को, कोई चीज को काटना, तोड़ना, हम आगे के दांतों से काटते हैं। ठीक है, काटने का काम करते हैं। देन कम्स भेदक। भेदक जिसे कि कैनाइन टीथ कहते हैं, जो कि आप एनिमल्स में देखते हो, तीखे तीखे जो दांत होते हैं। ये ह्यूमन बींग्स में टोटल 4 होते हैं, 2 ऊपर के जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में। जो 4 दांत फ्रंट के होते हैं उनके दोनों अगल बगल में एक एक भेदक होता है, कैनाइन टीथ होता है, उसी तरह से नीचे होता है। तो ये क्योंकि वो तीखे वाले दांत आपको दिखाई देते हैं, इनका काम होता है चीरना फाड़ना। ठीक है, जो एनिमल्स जो होते हैं ना काटते हैं, तो इनका भी काम होता है चीरना फाड़ना। ये भी अस्थायी होते हैं और फिर स्थायी होते हैं। देन कम्स आपके जो हम ये कह सकते हैं दाढ़ें शुरू हो जाती हैं, और फिर आती है अग्र चवर्णक जिसे बोलते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कितने होते हैं? ऊपर के जबड़े में 4 और नीचे के जबड़े में 4, यानी कि आपके जो ऊपर 6 दांत हो गए, उसके लेफ्ट में 2 और राइट में 2, उसी तरह से नीचे भी लेफ्ट में 2 और राइट में 2। तो ये जो दांत होते हैं ये भी अस्थायी होते हैं और फिर स्थायी हो जाते हैं। अब हमने जो पहले वाले पढ़े छेदक जो फ्रंट टीथ होते हैं, इनमें एक ही रूट होता है, सिंगल रूटेड। ठीक है, एक इसमें हम कह सकते हैं रूट ओनली 1
मूल जिसे कहते हैं एक ही होता है, और ये जो अग्र चवर्णक होता है इसमें 2 रूट होते हैं। देन कम्स योर मोस्ट सॉलिड टीथ, दैट इज चवर्णक, मोलर्स जिसे दाढ़ें कहते हैं, जिससे कि हम चबाने का काम करते हैं। अग्र चवर्णक से भी हम चबाने का, भोजन को चबाने वगैरह का काम करते हैं, और इससे भी। ये टोटल 6 होते हैं, 6 दोनों जबड़ों में, ऊपर 6 और नीचे 6, और उसी तरह से ऊपर के जबड़े में लेफ्ट में 3 और राइट में 3, तो टोटल ये 12 होते हैं। और ये होते हैं 3 रूट, इनमें 3 मूल दिखाई देते हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो अब टोटल कितने हो गए हमारे? जो परमानेंट टीथ हैं दे आर 32। ठीक है, 4 तो हो गए। हम अगर एक जबड़े को डिस्कस करें तो 16 होते हैं। तो ऊपर के जबड़े में छेदक 4, उसके दोनों तरफ एक एक भेदक, उसके दोनों तरफ 2-2 अग्रचवर्णक, और दोनों तरफ 3-3 चवर्णक। तो टोटल 16 दांत ऊपर हो गए और 16 दांत नीचे हो गए। तो ये तो हो गई हमारी मुख गुहा। ठीक है, अब मुख गुहा के बाद क्या होगा कि भोजन अच्छी तरह से हमने चबा लिया, पीस लिया, उसमें टाइलिन भी मिल गया, उसमें सारे रस मिल गया, गीला हो गया, पूरी तरह से निगलने लायक हो गया। तो अब हम उस भोजन को अंदर की ओर निगलेंगे। अब भोजन जब हम अंदर निगलते हैं, उसको स्वॉलो करते हैं, तो एक रास्ता होता है जिससे बोलते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स। ग्रसनी जो रास्ता है, इसको हमें ध्यान देना है कि दिस इज कॉमन रूट फॉर बोथ एयर एंड फूड। एक कॉमन रास्ता है जहाँ से हमारी वायु जो हम सांस द्वारा लेते हैं वो भी जाती है, और दूसरा आपका भोजन भी जाता है। अब इस ग्रसनी में क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं कि कीप के आकार की होती है, ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली होती है। अब इस ग्रसनी में एक ढक्कन लगा होता है, ढक्कन जैसा हमें दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं कर्णछद्दा यानी एपिग्लोटिस। उस एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि हम जो वायु तो हमेशा लेते हैं, तो हमारी श्वास नली तो हमेशा खुली रहती है, लेकिन हम जब भोजन को अंदर निकलते हैं तो ये जो ढक्कन है उस समय, उस पर्टिकुलर क्षण के लिए हमारी श्वास नली को बंद कर देता है, ताकि भोजन श्वास नली में न जाए बल्कि आगे जो आपकी पाचन नली है उसके अंदर जाए। तो ये कर्णछद्दा का बहुत बड़ा रोल है कि हमारे भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता। लेकिन कई बार क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बात करते, खाना खाते समय आप बात करते हो तो आपको एकदम से खांसी आ जाती है और आपका भोजन श्वास नली में चला जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए, भोजन करते समय मुंह बंद रखिए, ताकि आपका भोजन प्रॉपरली पाचन नली की ओर जाए, श्वास नली में नहीं जाए। तो ग्रसनी जो होती है उसका कार्य क्या है? भोजन को अंदर की ओर, श्वास नली की ओर ले जाना। ये हम कह सकते हैं ग्रसनी जो एक ऐसा अंग है, इसका कनेक्शन बहुत से अंगों से है। इसका नाक से है, मुंह से है, कान से है, और नीचे आप देखेंगे तो उसकी श्वास नली से भी है, आहार नली से भी। तो एक कॉमन रास्ता है जो बहुत सारे अंगों को आपस में मिलाता है। ठीक है, अब ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ गया हमारा? ग्रास नली। ग्रास नली जो है आपकी ईसोफेगस, एक नली है जहां से भोजन धीरे धीरे होता हुआ अमाशय में जाता है। यदि भोजन डायरेक्ट अमाशय में गिरेगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ क्या होता है कि भोजन धीरे धीरे गति करता हुआ अमाशय की ओर जाता है, और अमाशय में जाने के बाद यहाँ पर एक वॉल्व टाइप होता है ताकि भोजन वापस मुख के अंदर न आ सके। ठीक है, तो ग्रास नली का कुछ पाचन में ज्यादा कार्य नहीं है, इसका एक हम कह सकते हैं एक रास्ता है जो कि भोजन को ग्रसनी से अमाशय की ओर पहुंचाता है। ये नली छोटी सी हमारे आगे की तरफ होती है, 9 से 10 इंच लंबी नली है, और इसकी चौड़ाई करीब 1 इंच होती है, और एक ये रास्ता है जो कि भोजन को अमाशय की ओर पहुंचाता है। ये जो नली होती है, इसका हम कह सकते हैं कि इसकी जो दीवार है मांसपेशियों की बनी हुई होती है, और इस दीवार की सतह होती है, जैसे बाहर जो इसकी होती है, सबसे बाहर वाली सतह जो होती है फाइब्रस होती है, सूत्र बने हुए होते हैं। अंदर श्लेष्मिक और अधोश्लेष्मिक होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कि चिकनी रहती है, और सूत्र जो होते हैं इनकी वजह से इसमें संकुचन प्रसारण टाइप होता रहता है, जिससे कि भोजन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो ये जो ग्रास नली है ईसोफेगस, इसका काम क्या है? ग्रसनी से भोजन को अमाशय की ओर पहुंचाना। तो अभी तक आपने देखा कि हमारा पाचन तंत्र में कौन कौन से मुख्य अंग हैं, और मुख गुहा में कौन कौन से अंग होते हैं, ग्रसनी का क्या कार्य है और ग्रास नली का क्या कार्य है। अब इसके बाद भोजन आ जाएगा अमाशय में। अमाशय से आगे के जो अंग है सारे उदर प्रांत में है, और अब यहाँ से मुख्य रूप से भोजन का पाचन शुरू हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट अब डिस्कस करेंगे अमाशय।